पिछली वीडियो में आप देख ही चुके हो, हमने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था कि जो जे थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया उसके बारे में हमने पढ़ा, उसकी क्या कमी थी। और कैनाल किरणों के बारे में पढ़ा, जो धनावेशित किरणें हैं, किसने खोज की थी कैनाल किरणों की? गोल्डस्टीन ने खोज की थी। तो ये हमने पढ़ लिया है। मैंने पहले ही बताया था, आगे करके हम एक एक करके परमाणु मॉडलों को पढ़ते हुए जाएंगे, किसकी क्या कमियां हैं, फिर बाद में वो कैसे सुधारी गई, ये सब पढ़ते हुए चलेंगे। तो आगे जो परमाणु मॉडल आता है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था वह काफ़ी कारगर साबित हुआ था। वो असलियत में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में ही जानने के लिए ज़्यादा इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ पाए जाते हैं, उनकी क्या अवस्था है। तो इसके लिए उन्होंने प्रयोग किया अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, जिसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। पर इस प्रयोग में उन्होंने अल्फा कणों का इस्तेमाल किया, अल्फा कणों की बमबारी की। एक पन्नी ली, पतली पन्नी, फॉइल बोल सकते हो आप। किसकी थी वो, कौन सी धातु की थी? सोने की, गोल्ड की। और गोल्ड ही क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने? गोल्ड सेलेक्ट करने का कारण ये था कि वो ऐसा पदार्थ चाहते थे जो ज़्यादा से ज़्यादा पतला हो सके, ऐसी धातु चाहते थे। और जो उन्होंने सोने की पन्नी प्रयोग की वो लगभग 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। तो उसने उन्होंने सोने के परमाणु का प्रयोग किया, और जब उन्होंने उस पर फिर अल्फा कणों की बमबारी की, और जब उसके रिजल्ट आए तो वो उनकी बिल्कुल सोच से परे आए, जिनकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसे परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर अल्फा कण तो उस पन्नी में से बाहर निकल गए, जो सोने की जो पन्नी थी उसमें से ज़्यादातर अल्फा कण बाहर निकल गए बिना किसी समस्या के। और कुछ कण बहुत कम अपने रास्ते से थोड़े विचलित हुए, और लगभग 12,000 में से एक कण, अल्फा कण, वापस बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल पर अपने उसी रास्ते पर लौट आया। तो ये उन्होंने देखा। अब इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर, इस प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले? उन्होंने निकाले कि ज़्यादातर जो अल्फा कण हैं वो बाहर निकल गए। तो इसका मतलब परमाणु का अधिकतर भाग क्या है? खोखला है। फिर उन्होंने देखा कि कुछ जो है अपने रास्ते से थोड़े विचलित हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो धन आवेश है परमाणु के अंदर वो थोड़ी जगह लेता है, कम जगह लेता है। और जो उन्होंने देखा कि लगभग 12,000 में से एक कण बिल्कुल अपने रास्ते पर वापस आया है। तो इसका क्या मतलब निकाला कि जो धनावेश है और उसके अंदर कोई और जो परमाणु का जो पूरा द्रव्यमान है वो बहुत ही कम जगह में इकट्ठा है। तो ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला। अब इन निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल क्या दिया कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है जिस पर धनावेश होता है, और परमाणु का पूरा द्रव्यमान उसी में होता है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। और तीसरा उन्होंने क्या कहा कि परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु का आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। तो ये ओवरऑल क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। देखिए उनका प्रयोग, देखिए क्या प्रयोग उन्होंने किया था, कैसे किया था। ये डायग्राम बिल्कुल आपको बनाना पड़ेगा, वो भी अच्छे ढंग से।
तो ये क्या थे? गोल्ड एटम्स थे, सोने के परमाणु। जैसा कि मैंने बताया, जो उन्होंने पन्नी यूज की थी सोने की, वो 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी लगभग। और उन्होंने सोने का ही प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कि जितनी पतली धातु पन्नी का प्रयोग किया जा सके वो होनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने सोने का प्रयोग किया। ठीक है ना, सोने की पन्नी का प्रयोग किया। तो ये क्या थे? गोल्ड एटम्स थे। रीजन मैंने बता ही दिया है कि सोने के परमाणु का प्रयोग क्यों किया था उन्होंने। अब देखिए, उन्होंने जब बमबारी की ऐसे, अल्फा कणों का जब उन्होंने विकिरण किया, देखिए, तो कुछ कण इस प्रकार जो है बिल्कुल स्ट्रेट बिना अपने रास्ते से विचलित हुए इस पन्नी से बाहर निकल गए। मोस्टली ज्यादातर कण इस प्रकार जो है वो बाहर चले गए बिना अपने रास्ते से विचलित हुए। ठीक है ना। अब उन्होंने देखा कि कुछ कणों में क्या हुआ कि वो जो है अपने रास्ते से थोड़े डिफ्लेक्ट हुए, विचलित हुए। और जबकि लगभग 12,000 में से एक परमाणु ये बिल्कुल ही अपने रास्ते पर वापस आया। ये 3 उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की थी। ये क्या है? ये क्या है? ये अल्फा कण है, अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल्स। और मैंने बता दिया है अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के द्विआवेशित कण। डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स। और जिनका द्रव्यमान कितना होता है? मास कितना था? 4 U, नवासों का 4 U। अब तीनों ऑब्जर्वेशंस मैंने बता दी हैं आपको। तो पहले आप ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे इस प्रकार की, ज्यादातर कण जो है बिल्कुल बाहर निकल गए, अपने पथ से बिना विचलित हुए। कुछ कण अपने रास्ते से थोड़े विचलित हुए, और जबकि 12,000 में से एक कण अपने रास्ते पर 180 डिग्री के एंगल पर वापस लौट के आया। अब इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाले, निष्कर्ष क्या निकाले? जैसा कि आपको बताया कि ज्यादातर कण बाहर निकल गए, तो इसका उन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि परमाणु का अधिकतर हिस्सा क्या है? खोखला है। परमाणु का अधिकतर भाग खोखला है, क्योंकि ज्यादातर कण तो बाहर निकल गए बिना अपने रास्ते से विचलित हुए। दूसरा क्या था कि कुछ कण अपने रास्ते से थोड़े विचलित हुए थे। इसका मतलब उन्होंने क्या निकाला कि परमाणु के अंदर धनावेश, जो पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश कम जगह घेरता है। पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस इन द एटम। तीसरा कि ज्यादातर कण अपने रास्ते से लगभग 12,000 में से 12,000 में से एक कण बिल्कुल अपने रास्ते पर वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या है? धनावेश तथा
केंद्र में, सेंटर में, और परमाणु का पूरा द्रव्यमान उसके कहाँ रहेगा, केंद्र में रहेगा, जिसका आयतन कम होगा। ठीक है ना। और उन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या है, मान के चलिए ये परमाणु है, ये इसके अंदर नाभिक है। अभी मैं समझाऊँ आगे तो इसके बोर्ड के मॉडल में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आगे चलिए। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक नाभिक की त्रिज्या, और यहाँ से जो आगे चलेंगे बिल्कुल सेंटर से, परमाणु के नाभिक से लेकर के परमाणु के केंद्र तक, सॉरी आयतन कोश तक की दूरी, परमाणु के नाभिक से परमाणु के आयतन कक्ष तक की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। तो ये क्या होगी, परमाणु त्रिज्या। उन्होंने कहा कि ये जो त्रिज्या है वो परमाणु, ये क्या है, नाभिक की त्रिज्या, तो ये क्या है, नाभिक न्यूक्लियस है, और ये क्या है, परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या जो है नाभिक की त्रिज्या से कितनी बड़ी होती है, 10 की पावर 5 गुनी बड़ी होती है। आई बात समझ में। तो ये भी उन्होंने कहा। अब इन कंक्लूजन्स के आधार पर उन्होंने क्या एटॉमिक मॉडल दिया, क्या बताया था, जो उनका जो मॉडल था उसमें क्या कहा उन्होंने कि परमाणु का जो धनावेश है, जो बताया था कम जगह में होता है, केंद्र में होता है, तो वो क्या है, परमाणु के अंदर केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है जो धनावेशित होता है, और परमाणु का पूरा द्रव्यमान उसी में पाया जाता है। तो पहला पॉइंट तो बनेगा ये। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना। और तीसरा क्या बनेगा कि परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में कई गुना कम होता है या कई गुना छोटा होता है। बस समझ में। अब यही हम देखेंगे कि उसकी कमी क्या है। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। कमियां ध्यान है, ये भी आपको जरूर लिखनी है, पता होनी चाहिए जरूर। उन्होंने कहा कि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, सॉरी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जैसे ये नाभिक है, बताया था इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं बताया कि ऊर्जा उनकी स्टेबल रहेगी, स्थायी रहेगी। तो अगर वो एक्सेलरेट होंगे और धीरे धीरे उनकी ऊर्जा का वितरण होगा, भाई ये ऐसे घूम रहा है तो धीरे धीरे ऊर्जा का वितरण होगा, तो उनकी जो ऊर्जा है वो बढ़ती जाएगी। तो कहने तो क्या है, उनकी स्पीड भी कम होती जाएगी। इस प्रकार तो क्या है, अंत में आके जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार तो वो नाभिक में गिर जाएंगे। ठीक है ना। इसी वजह से वो मॉडल है या परमाणु स्टेबल हो जाए, स्थायी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक तुम सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, हाथ में आपने कोई पत्थर को पकड़ के घुमा रहे हो धागे से बांध करके, जब तक आप उसको लगातार एनर्जी देते रहते हो इस प्रकार, तो बिल्कुल सेंटर या सही कोई सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है, बिल्कुल वृत्ताकार पाथ में, सर्कुलर पाथ में। लेकिन जैसे धीरे धीरे आप उसे एनर्जी कम देते हुए जाते हो, तो क्या है, धीरे धीरे उसका सर्कल छोटा होता चला जाता है और एंड में आके वो गिर जाता है। तो सेम वही रीजन था इसके हिसाब से, रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से, कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहेंगे तो ऊर्जा का जरूर वितरण करेंगे, क्योंकि उन्होंने विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं बताया। तो वो घूमते रहेंगे तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऊर्जा वितरण हो रही है उसकी, मतलब ऊर्जा का लॉस हो रहा है, खत्म हो रही ऊर्जा। तो धीरे धीरे वो उसका जो है सर्कुलर जो पाथ है वो कम होता चला जाएगा और एंड में आके खत्म होता और उसमें गिर जाएगा। तो नाभिक में गिरते ही परमाणु स्थायी हो जाएगा, लेकिन परमाणु स्टेबल नहीं होता है। तो ये उसकी ड्रॉबैक थी, कमी थी। ठीक है ना। यही है पूरा रदरफोर्ड मॉडल, आपको लिखना है। ये डायग्राम जरूरी है, कंपलसरी है। पहले उसके ऑब्जर्वेशंस लिखोगे आप इन्हीं के आधार पर, फिर कॉन्क्लूजन, फिर जो उसके वो थे जो परमाणु मॉडल था वो लिखना है। मैंने पॉइंट बताई थे, क्या पहला क्या है कि नाभिक होता है बिल्कुल मध्य में। दूसरा पॉइंट क्या है
जो इलेक्ट्रॉन है वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के साथ, ये नाभिक है, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, आकार की बात करी थी जिसमें कि परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु का आकार की तुलना में बहुत ही कम होता है, ठीक है भाई। यही आपको करना है। आगे हम पढ़ेंगे बोर के परमाणु मॉडल। बोर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था जो इसकी कमी थी, क्योंकि उन्होंने फिक्स कर दिया था किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ऊर्जा का भी उन्होंने निश्चित कर दिया था। और जब इलेक्ट्रॉन कक्षा चेंज करेंगे तो भी ऊर्जा का ज़्यादा होना जरूरी है या ऊर्जा का लॉस होना जरूरी है। तो बोर ने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। फिर आगे बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर ही हम इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में फिल करते हैं, वो हम बोर के परमाणु मॉडल में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का यही है, पहले थॉमसन का पढ़ा है, अब रदरफोर्ड का है, फिर पढ़ेंगे बोर के परमाणु मॉडल के बारे में अगली वीडियो।